इंजीनियर युवराज की मौत के बाद जहां एक तरफ लोग खड़े उठे, वो इस बारे में बात करने लगे कि क्या यह है बदलता हुआ भारत जहां पर एक शख्स की मौत इस तरीके से हो गई। आप समझ ही गए हैं। पिछले कई घंटों से लगातार तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, अलग अलग जगहों से चारों तरफ से प्रेशर, और उस प्रेशर का अंजाम ये, भारत एक्सप्रेस भी इस खबर पर लगातार बना हुआ था। उसका अंजाम ये कि अब योगी सरकार इस पूरे मामले में एक्टिव भी है और कड़े से कड़ा एक्शन लेने की तैयारियां भी कर चुकी हैं। कुछ चीजें सामने निकलकर भी आ रही हैं, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अभी तक क्या कुछ हुआ, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया गया, क्या कुछ लोगों की मांग, परिवार की क्या कुछ मांग, और अब जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्हें एक संवेदनशील मुख्यमंत्री माना जाता है, जब उनकी इसमें एंट्री हो गई, तो अब यहां से आगे क्या होगा, इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। कई और ग्राफिकली एनरिच मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले जरा रिपोर्ट देख लीजिए, पूरा मामला है क्या उसे समझिए जरा। ग्रेटर नोएडा का सेक्टर 150, जिसे पॉश इलाका कहा जाता है, वहां की एक सड़क एक होनहार इंजीनियर के लिए काल बन गई। युवराज मेहता, जिसकी आंखों में भविष्य के सपने थे, वो 2 घंटे तक ठंडे पानी और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। उसने फोन किया, लोकेशन भेजी, मदद की भीख मांगी, लेकिन न तो बिल्डर के सुरक्षा इंतजाम जागे और न ही नोएडा अथॉरिटी का प्रशासन। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर, जब भी बात कर रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहाँ नहीं नजर आ रही थी, तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहाँ से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। दूर से था, काफी दूर चला गया था, तो वहां तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। हादसा हुआ तो सिस्टम की नींद खुली। आनन फानन में जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। 2 बिल्डर कंपनियों एमजेड विस्टाउन और लोटस ग्रीन पर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक सस्पेंशन से युवराज वापस आ जाएगा? क्या ये हादसा टाला नहीं जा सकता था? स्थानीय लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि यहाँ अंधेरा है, यहाँ गड्ढा है, लेकिन साहबों की फाइलें नहीं हिली। इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। सवाल यही खत्म नहीं होते। जब निर्माण कार्य चल रहा था तो सेफ्टी ऑडिट क्यों नहीं हुआ? क्या बिल्डर को गड्ढा खुला छोड़ने की खुली छूट नोएडा अथॉरिटी ने दी थी? एफआईआर में नामजद बिल्डरों की गिरफ्तारी कब होगी या फाइलें रफा दफा कर दी जाएंगी? थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना, बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर
सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जांच की जा रही और जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के नाम पर एक छोटे कर्मचारी की बलि दे दी गई, लेकिन उन बड़े मगरमच्छों का क्या जो मोटी रकम लेकर इन बिल्डरों को सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने की इजाजत देते हैं? क्या नोएडा में आम आदमी की जान इतनी सस्ती है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब तक तो आप जान ही गए होंगे युवराज, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ज्वलंत सवाल छोड़कर युवराज आपके हमारे बीच जा चुका है। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर ग्रेटर नोएडा, जिसको लेकर आपके और मेरे जहन में बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग हैं, सारी चीज़ें हैं, लाइटें हैं, बड़ी व्यवस्थाएं हैं, विकसित भारत की एक शानदार तस्वीर हमारे सामने आती है। वहाँ पर आप देखिए, एक नौजवान की मौत गड्ढे में गिरने से हो जाती है। गिरते ही मौत नहीं हुई, गाड़ी की छत पर आकर, टेरेस पर आकर वो मदद के लिए चिल्लाता रहा, अपनी फैमिली को लोकेशन भेजता रहा। बावजूद इसके अगर मौके पर हेल्प वक्त पर पहुंच जाती तो शायद वो आपके हमारे बीच होते। इसी पर हम एक सवाल जवाब सार्थक चर्चा करने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है, ये मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। इसी पर बात करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मेरे साथ जीत कुमार गुप्ता जी हैं, जो कि जाने माने टाउन प्लानर हैं। उनको आपने ज़रूर देखा सुना होगा। जीत सर, मैं आपको नमस्ते करता हूं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी एडवोकेट रेखा अग्रवाल जी भी जुड़ रही हैं। रेखा जी, मैं आपको भी नमस्ते करता हूं। रेखा जी, शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं। रेखा जी, हम तो बड़ी अब हम विकसित भारत और सारी चीज़ें तो हम कर ही रहे हैं, रोज़ हम कह रहे हैं कि नए नए टाउन, स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं, अथॉरिटी को लेकर कहा जाता है बहुत एक्टिव अथॉरिटी है। आपके लिए, मेरे लिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो जाए आप अथॉरिटी को बताइए, अथॉरिटी तुरंत पहुंच जाएगी। बावजूद उसके सिस्टम के सामने युवराज की मौत एक बड़ा सवाल। इसके जवाब मिलेंगे कभी हमें? देखिए, ये जो हुआ ये सिर्फ एक लापरवाही की वजह से नहीं हुआ। ये सिर्फ उसकी बुरी किस्मत नहीं थी, जिसको कहते हैं कि बैड लक नहीं था, ये एक हादसा नहीं था, ये एक एक्सीडेंट नहीं था। जो ये हुआ जिसकी वजह से युवराज की मृत्यु हो गई, वो कुल मिला के सिर्फ ये पॉइंट करता है कि जो सिविक अथॉरिटीज हैं उनकी घोर लापरवाही रही है। बिल्डर की भी लापरवाही रही है और नोएडा अथॉरिटीज की भी लापरवाही रही है। और कानूनी एंगल से अगर देखें तो ये एक भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पीनल कोड के बाद में जो भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत, बीएनएस के तहत ये बन जाता है एक क्राइम। धारा 106 के तहत ये क्राइम बनता है जहां पर घोर लापरवाही होती। एक होती है सिर्फ लापरवाही, एक होती है घोर लापरवाही। और वो लापरवाही जिसको आपको मालूम था कि ये काम मेरे को करना था, मेरी ये जिम्मेदारी थी। सिविक अथॉरिटीज को मालूम था कि वहां पर हमको बैरिकेड लगाना है, वहां पे हमें रिफ्लेक्टर्स लगाने चाहिए, हमें लाइट लगानी चाहिए। वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्होंने कंप्लेंट्स भी करी होंगी पहले कि देखिए यहाँ पर हमारे पास के अंदर इस तरह का जो बना हुआ है, ये जो झील बनी हुई है, गड्ढा बना हुआ है जिसके अंदर कोई हादसा हो सकता है। आजकल धुंध जो है सर्दियों के अंदर हमारे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बहुत धुंध जो है हर समय होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक अथॉरिटीज ने, नोएडा अथॉरिटीज ने, बिल्डर ने कुछ नहीं करा। ये कुल मिला के ये चेन बनती है, पूरी सामुदायिक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, घोर अपराध है। इसको सिर्फ एक लापरवाही नहीं कह सकते कि ये एक हादसा नहीं है। और क्योंकि अब ये एक क्राइम की श्रेणी में आता है, कानूनी तौर पर ये अपराध की श्रेणी में आता है, तो इसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। इन सब के ऊपर, मतलब जो नोएडा अथॉरिटीज है उनके ऊपर भी, बिल्डर के ऊपर भी, ट्रैफिक अथॉरिटीज पे भी, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर भी एफआईआर बनती है। और जो इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ऊपर भी एक नामजद एफआईआर बनती है और उनको कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, तो ये तो रहा क्रिमिनल लॉ का मामला। और अगर हम दीवानी लॉ की बात करें, सिविल लॉ की बात करें, तो उसके तहत भी युवराज के परिवार को इसके अंदर मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये अपराध जो हुआ है ये सामूहिक तौर के ऊपर हुआ है। और जो हम टैक्स पेयर्स का जो पैसा है, उसके बाद में जो हमारे संविधान के तहत अनुच्छेद 21 के तहत हमारा ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि हम ये बेसिक राइट को क्लेम करें, वो है कि हमारे को जीवन जो है सम्मान से जीने का, सारी सुविधाओं के साथ में जीने का अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट इस तरीके से वायलेट किया गया।
ठीक है, मेरे साथ जीत भी हैं। जीत सर भी मेरे को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जीत सर, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला बहुत संवेदनशील भी है। लोग, फैमिलीज, अभिभावक डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हादसा जो है किसी गांव दूरस्थ अंचल में नहीं हुआ। ये हादसा नोएडा, ग्रेटर नोएडा उस जगह पर हुआ जिसको हम कहते हैं बहुत वेल प्लान्ड सिटीज़ हैं, वहाँ पर इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान गई है। हालांकि इस मामले में योगी आदित्यनाथ एक्शन लेने की बात भी कर रहे हैं और एक्शन ले भी रहे हैं। नब गए हैं कई अधिकारी, उस बारे में भी डिटेल्स दूंगा। लेकिन सबसे पहले उस शख्स को भी आप सुन लीजिए जो मौका वारदात पर सबसे पहले पहुंचा, जिसने जी तोड़ कोशिश की कि वो इस परिस्थिति से युवराज को निकाले। उसका जितना बन पाता था उसने वो कोशिश की। एक बार आप उसको सुनिए जरा, एक बार चश्मदीद को आप जरूर सुनिए। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में, जहां पर जो है एक इंजीनियर की, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसी नाले में गिरकर बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। वो अपने जो है बचाव के लिए लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मदद के लिए कोई समय पर नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये यहाँ पर राइडर हैं। इनका कहना है कि जब वो इंजीनियर इस दीवार को कूदकर इनकी खाई में उनकी गाड़ी गिरी थी तो ये यहाँ पर मौके पर मौजूद थे। इनसे पूछते हैं क्या क्या हुआ और कैसे कैसे ये घटना हुई थी। क्या नाम है आपका? मोनिंदर है जी। क्या करते हैं आप? फ्लिपकार्ट चलाता हूँ। ठीक है। कैसे घटना हुई पूरा बताओ। घटना ये हुई है, जो मौके पे जिस टाइम गाड़ी गिरी थी उस टाइम मैं नहीं था, लेकिन मैं किस टाइम आया हूँ, गाड़ी गिरी है 11:15 बजे के करीब, 11:45 पर गाड़ी इसके अंदर गिरी है। 1:30 से 2 बजे तक, 1:30 पौने 2 बजे तक किसी ने उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। 2.5 घंटे उसने अपनी बचाने की गुहार लगाई है। गाड़ी डूबी नहीं थी। 2 घंटे तक उस गाड़ी के ऊपर बैठ के टॉर्च चला के बोल रहा था कि प्लीज़ हेल्प, ऐसे करके। उसने गिरते ही अपने पिताजी पे कॉल भी किया कि पापा मैं किसी तालाब में गिर चुका हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए, इधर यहाँ पे आइए। तो ठीक है। अब उन्होंने जो पूरा एड्रेस बताया कि 150 में ही किसी तालाब में गिरा हूँ, तो 150 में सिर्फ यही तालाब है और कोई दूसरा नहीं है। तालाब नहीं है, एक बिल्डर की गलती है। बिल्डर ने बेसमेंट खोद के ये छोड़ दिया था, तो इसमें जो जितने भी सोसाइटी है उनका वेस्ट वाटर कलेक्ट होता है यहाँ पे आके, जो भी सारी चीज़ें उनकी ही गलती है। ठीक है जी। लड़का गिरने के बाद 2 से 2.5 घंटा जीवित रहता, गाड़ी पे बैठा रहता, टॉर्च दिखाता रहता बराबर कि मुझे हेल्प करिए, मुझे बचाइए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको तक बचाने के लिए कोई नहीं दागा। पुलिस प्रशासन भी आ गया था, लेकिन पुलिस वालों को सूचना ये दी गई थी कि वो लड़का नाले में गिरा हुआ है, लेकिन नाले में लड़का निकालने के लिए उसमें कोई बोट की ज़रूरत नहीं होती है। पुलिस वाले तुरंत भागे आगे, तुरंत पुलिस सबसे पहले आई। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि लड़का झोड़ के अंदर गिरा हुआ है, गहरा पानी है, उसके लिए कोई सुविधा होनी चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पुलिस ने आके पूरी सिचुएशन देखी। पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया कि ऐसे ऐसे जल्दी सूचना पाइए। फायर ब्रिगेड वाले आ चुके हैं, जब तक लड़का नहीं डूबा गाड़ी के साथ। लड़का बाकायदा वीडियो में भी साफ दिख रहा हो, गाड़ी पे बैठा हुआ। लड़का दिखने के बाद बोल रहे हैं कि इसमें सरिया हैं। बहुत से ये भी बोल रहे थे कि ठंडा बहुत है। कौन बोल रहा था कि इसमें सरिया है? यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड से जो थे, उन्हें किसी ने यहीं के लोगों ने बताया था कि ये बेसमेंट खोदा हुआ, इसमें सरिया हैं, ऊपर से मत दागना, वो मत दागना। मतलब वो डर गए थे। फॉग बहुत था, गाड़ी दिख नहीं रही थी, बस उसकी टॉर्च दिख रही थी गाड़ी पे बैठे हुए की, और कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैं लड़का 11:45 बजे का पड़ा 12:15 बजे का पड़ा लड़का डूबा है 1:30 से 1:45 बजे के करीब। आप किस टाइम पहुंचे थे यहाँ पर? मैं 1:45-50 पे आया था। मैंने देखा था कोई भी लड़का नहीं गया, कोई भी किसी भी तरीके से मदद उस लड़के के पास तक नहीं पहुंची। आप अंदर गए थे जी, बचाने के लिए उस लड़को? मैं बताता हूँ पूरा। जब मैंने देखा तो फायर ब्रिगेड वाले सीढ़ी पर बैठे थे, वो ये चेक कर रहे थे ठंडा पानी है नहीं। क्यों, गर्म पानी होता तो वो जाते। अब गर्म पानी हमने किया नहीं उनसे पहले, तो वो इसलिए नहीं गई। लेकिन मगर तुम नहीं जा रहे तो मैं जाता हूँ। उन्होंने बोला आप पे तैरना आता है? मैं कहा हाँ जी मुझ पे तैरना आता है, मैं जा सकता हूँ। तो ठीक है, तो आप जा सकते हैं। मैंने कमर पर रस्सा बांध के मैं सीधे सीढ़ी पे से सीधी छलांग लगा दी रात को 2 बजे। आपने? जी। मैं अंदर जाने के बाद मैंने देखा। अकेले थे आप? आपके साथ और भी था? अकेले, और कोई नहीं था, बिल्कुल अकेला था। मैं इतने अंदर तक गया था कि वहाँ से मुझे यहाँ का एक भी आदमी, वो लोग केवल खड़े हुए देख रहे थे? जी जी जी। उसमें कौन कौन लोग थे? वो इतना सोच रहे थे। उसमें कौन कौन लोग थे जो 150 लोग खड़े थे? 150 लोग लोकल के भी थे। ठीक है जी।
और राइडर्स भी थे भाई, उनकी तो कोई गलती नहीं है। देखो जिनके पास सुविधा है प्रॉपर, जिस चीज़ के लिए वो भर्ती हो वो ही नहीं जा रहे, तो एक आम इंसान कैसे दाग जाएगा। भाई मुझ पे तो तैरना आता था और मुझे इस सारी चीज़ इसकी सारी सूचना पता है कहाँ क्या है, मैं इसलिए दाग गया था हैं। और उसकी क्या गलती, लेकिन फायर ब्रिगेड वालों के पास सारी सुविधा थी, सारी सुविधा थी, सारी A to Z। उसके बाद भी नहीं उस इंजीनियर की जान बचा पाए वो लोग। नहीं बचा पाए ठंडा पानी के कारण। अगर चाहते तो शायद उस इंजीनियर की जान बच सकती थी। 100% बचती, 1,00,000% बचती सर। वो यार एक चीज़ तो बताओ, 2 घंटा गाड़ी पे बैठा है, जाके तुम्हें उसे जैकेट देनी सी बस, तुम्हें जाके उसके पास एक लाइफ सेफ्टी जैकेट देनी थी कि भाई इसको पहन ले तू और तुरंत दाग जा पानी में, घबराइयो मत, बस डूबेगा तू नहीं। जैकेट पहन के अगर उसके ऊपर 2 आदमी भी बैठ जाएंगे तब भी नहीं डूबती है वो। मैं पहन के गया था रात में जब मैं गया था, अगर उस लड़का को जाके कोई जैकेट भी पकड़ा देता ना तो वो लड़का डूबता नहीं। उसकी लाइव मौत देखी है, लाइव मौत देखी है। 3 दिन से मैं इतनी चर्चा में हूँ, मैं तुम्हें आपने शायद मेरी बहुत सारी वीडियो देखी भी होंगी। मुझ पर इतना दबाव आ रहा है, इतना दबाव आ रहा है कि शायद इस केस को हटते ही शायद मुझ पर मुकदमे लगे या कुछ भी हो, लेकिन उस चीज़ का कोई डर नहीं है। जेल में कोई किसी को ना मर्डर होता है, ना कोई उम्र कैद होती है, कोई मैंने चोरी तो करी ना मदद तो करी है। बिल्कुल है जी। अगर कोई बात अगर ऐसी होएगी, किसी की ड्यूटी जा रही है तो जाओ, अब जो सच्चा हमने बोल दिया और जिस पर जो करो जा कर। आप कहाँ रहते हैं? यहीं KG 150 के। हाँ जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मौके पे जो चश्मदीद थे, बल्कि कह सकते हैं कि उस जो इंजीनियर थे उनकी मदद के लिए सबसे पहले यही इस तालाब में जो गए थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि उस युवक की जान जो है बचाई जा सकती थी। यहाँ पर लगभग 150-200 लोग मौजूद थे जो कि उसका तमाशा देखता रहे, लेकिन जो उस लड़के को बचाने के लिए कोई यहाँ से उस तालाब की तरफ नहीं गया। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ नई चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस। इस पूरी खबर को बहुत संवेदनशीलता के साथ भारत एक्सप्रेस उठा रहा है। लगातार हम डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने मोहिंदर को सुना जो चश्मदीद था, वो कह रहा है मैंने लाइव मौत देखी है। 2 से ढाई घंटे इंजीनियर युवराज, जो आपके मेरे बीच में नहीं है, वो कार की छत पर बैठा रहा, टॉर्च जलाता रहा, कोई मौके पर नहीं पहुंचा। मोहिंदर को आपने सुना, वो खुद डरा हुआ है। वो कह रहा है कि इसके बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता। मैं बात कर लेता हूँ जल्दी से। जीत जी मेरे साथ हैं। जीत दा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जीत दा, क्या कोई भी चीज़ इतनी स्ट्रांग हो सकती है जो इस हादसे को, ये हादसा भी कहाँ कहा जाए, मैम तो बता ही रही हैं, रेखा जी कह रही हैं हादसा कहाँ है, और जो चश्मदीदों की बातें निकलकर सामने आ रही हैं जीत सर, कि 2-2.5 घंटे तक वो वहाँ पर रहा। जो लोग आसपास के हैं, सेक्टर 150 में ही रहते हैं, 150 में ही रहते हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर तो बिल्डर ने ही बेसमेंट खुदवाई थी, उसी में पानी भर गया, लेकिन देखने सुनने वाला कोई नहीं। और इसलिए युवराज आज हमारे बीच में नहीं है। हो सकता है ऐसे कई और केसेस और सामने आ जाए, किसको क्या ही पड़ी है। देखिए, जो आई विटनेस ने बात की, आई थिंक इससे ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट्स कभी नहीं हो सकता। बताइए। इतनी केयरलेसनेस, इतनी लापरवाही मेरे ख्याल में कभी भी हिस्ट्री में नहीं होगी। ये बिल्कुल एक एक्सेप्शनल केस होगा। ट्रेजेडीज होती रहती हैं जब बिल्डिंग्स हैं, कई बार गिरती हैं, स्ट्रक्चर के कारण है, कुछ चीज़ आदमी स्कैफोल्डिंग से गिर जाता है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। आई थिंक एक तो ह्यूमैनिटी की बात करिए कि ये हम कहाँ से कहाँ चले गए। हम क्या एक आदमी को सेव नहीं कर सके 2 घंटे तक। नंबर 2, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पूरा सिस्टम है, ये गवर्नमेंट का तंत्र है, क्या वो आदमी इतनी भी उनको समझ नहीं, फायर ब्रिगेड वालों को, किसी आदमी को बाहर निकालने की। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा यूनिक और एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन उठाता है, क्या कंस्ट्रक्शन में इतनी लापरवाही हो सकती है या होनी चाहिए? क्या लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटी का या जो अर्बन लोकल अथॉरिटी है उनका कोई रोल, रेलेवेंस नहीं है कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो आगे? कैसे कोई खड्डा अनकंस्ट्रक्शन बिल्कुल आधी बिल्डिंग बना के छोड़ के और उसके बीच में पानी भरा हुआ है, तो क्या वो पानी इसी तरह रह सकता है कि ये किसी के लिए ट्रेजेडी बन जाए? मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसमें सबसे पहले
सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट, यू नो। या कोई आदमी अगर अधूरा भी छोड़ के गया है तो तब भी उसकी लायबिलिटी है। नहीं जीत सर, आप बहुत अच्छा, आप यू वेरी सीनियर जीत सर, आप तो मेरे साथ कई शोज में बैठते हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ नॉर्म्स नाम की भी तो चीजें होती हैं। हर बार ऐसे हादसों के बाद हम बार बार, मैं आपसे बोलूंगा ना सर क्या नॉर्म्स थे आप मुझे बताओगे, लेकिन इससे पहले भी आप वो मुझे नॉर्म्स बता चुके हैं। हम इतने अंधे हैं क्या? हादसे होने पर ही हम बात करते हैं। नॉर्म्स नाम की कोई चीज है, कोई रेगुलेटरी बॉडी है? अब जैसे मैं ही अपडेट दे रहा था कि सीएम योगी ने इस पूरे मामले को लेकर बहुत गंभीरता दिखाई है, बहुत सीरियस वो हैं, उन्होंने कई अधिकारियों को नाप दिया है। देखिए अब चीज, अगर आप देखेंगे बिल्डिंग रेगुलेशन, जितना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो बिल्डिंग बायलॉज से चलती है। बिल्डिंग बायलॉज के अंदर यही है कि आप क्या बना सकते हैं, कितनी हाइट है, क्या कुछ है, क्या मटेरियल लगा सकते हैं जी। लेकिन उसमें सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। सेफ्टी इज नेवर included as an integral part of building construction and building operation। ये सिर्फ यहाँ तक है, लोकल एक आदमी नक्शा देता है, आर्किटेक्ट बनाता है, उसको गवर्नमेंट में दे दिया जाए, नक्शा पास हो जाता है। नक्शा पास होने के बाद साइट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या उसमें आदमी की सेफ्टी या पब्लिक की सेफ्टी है, वो बिल्कुल एक्सक्लूडेड है, बिल्कुल नहीं है। I think that is where we are lacking, and that's what has caused this unfortunate incident। I will call it unique। This remains मेरे ख्याल में ये जो है एक किस्म का एग्जाम्पल होना चाहिए कि ये दोबारा चीज नहीं होनी चाहिए। और जैसे रेखा जी ने कहा कि दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, आई थिंक दिस शुड बी इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बायलॉज एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अगर बिल्डिंग में कोई हादसा होता है, for negligence of the owner, the contractor, the supervisor and the professional who are involved with this, they should be taken to task, number 1। number 2, कोई भी अगर बिल्डिंग अधूरी छोड़ के गया है, I think that needs to be cordoned off। that doesn't mean कि वो वैसी पड़ी हुई है। बिल्डिंग को जब आपने अलाउ कर दिया, बिल्डिंग आदमी बीच में छोड़ के गया, this is just invite to for the death, open death, It can happen once, anybody can fall into that। तो क्या ये ऐसा ही काम चलता रहेगा कि that person can play with the life of the people and people will be dying for no reason and for no excuse। मेरे ख्याल में ये केस ऐसा है जिसकी पूरी थरो इंक्वायरी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर द पीपल जो ओनर है बट म्यूनिसिपल अथॉरिटी की। नंबर 3, लीगल फ्रेमवर्क जो है दोबारा रीडिफाइन होना चाहिए कि जिसमें बिल्डिंग पास करना बात नहीं है। बिल्कुल जीत आप बिल्डिंग पास कर रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी ऑपरेशन, उसकी मेंटेनेंस और सेफ्टी। जीत सर, आप बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, यकीन मानिए बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की चीजें और लगातार भारत एक्सप्रेस चला रहा है ना। आखिरी मैसेज जो युवराज ने अपने पापा को दिया, पापा मैं पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर चुका हूँ, आप समझिए वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे उनके पेरेंट्स भी, वो बाहर नहीं निकल सकते इससे बहुत जल्दी। रेखा जी प्लीज, मैं क्योंकि मुझे शो भी क्लोज करना है, प्लीज आप कंक्लूड कीजिएगा। इस पूरे मामले में सरकार काम कर रही है, अथॉरिटी कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए कानूनी? बिल्कुल चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो अथॉरिटीज हैं, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी तो होनी ही चाहिए, पर उसके साथ साथ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए, चाहे वो बिल्डर है, चाहे वो कोई सुपरवाइजर है, चाहे वो सिविक अथॉरिटीज हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो फायर अथॉरिटीज है। एवरी पर्सन जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले थे, जैसे कि जीत सर ने भी कहा, और जो चश्मदीद वो थे, जैसे उन्होंने बताया, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे सब ये सब देखते हुए। आज मैं सुबह से मैंने नहीं देखा, पर पहली बार आपके चैनल के माध्यम से जो देखा है, आई एम सो टेरिबली मूव्ड एज अ ह्यूमन बीइंग टू सी दिस, दैट आई थिंक दैट हम कौन से ये तो जंगल राज भी नहीं है, मतलब हम कौन सी 21वीं सदी में, ये मोदी राज है। अब क्या है ये उत्तर प्रदेश जो आज एक बहुत अपकमिंग स्टेट है, भारत की सबसे आगे बढ़ती हुई स्टेट है। ऑब्वियसली इस तरीके के हाथ से उस पर बहुत बड़ा डेंट होंगे और वो किसी को पसंद नहीं आएगा, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे जीत साहब हो, कोई नहीं हो, किसी देशवासी को पसंद नहीं आएगा। वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा। थैंक यू सो मच रेखा जी, आप जुड़ी मेरे साथ, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच जीत सर, रियली प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। देखिए बात हम हमेशा सिस्टम पर भी करते हैं, नियमों पर भी करते हैं, नॉर्म्स पर भी करते हैं, आज भी करिए, लेकिन आज उससे बड़ी आवाज़, उससे बड़ी चीख उस 27 साल के नौजवान की थी जो 2-2.5 घंटे सिर्फ मदद के इंतज़ार में चीखता रहा, पुकारता रहा और आखिर में बिल्कुल शांत हो गया।
यहाँ से भी चीज़ें ठीक नहीं हुई ना तो फिर सिर्फ नाम बदलेगा और ये वार्निंग होगी कि अगला नाम कोई भी हो सकता है, चाहे आपका चाहे मेरा। भारत के सवाल में आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।